हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एवर लर्निंग पॉइंट। आज के मैं इस वीडियो में साइंस एनसीईआरटी समरी की जो वीडियो नंबर 6 है इसे कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रेशियो के प्रकार। यानी कि आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था जिसकी जंतव रेशियो प्राकृतिक रेशियो के बारे में। आज हम उसी टॉपिक को आगे लेकर पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम ऊष्मा के बारे यानी हीट के बारे में जानेंगे और ऊष्मा के स्थानांतरण यानी कि चलने के 3 तरह की जो विधियाँ हैं चालन, संवहन, विकिरण को ध्यान से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बिना किसी देरी से, बिना किसी बहुत ज़्यादा प्रमोशन के कि ऊन के बारे में। देखिए, आपको मैंने 6 क्लास में पढ़ाया था कि रेशियो जो बेसिकली होते हैं, धागे या तंतु जिन्हें बोलते हैं होते हैं, ये 2 तरह से होते हैं। एक जंतव रेशियो होता है और एक हमारे प्राकृतिक रेशियो आप कहेंगे। यानी कि जंतव रेशियो जो जंतुओं से मिलती हैं और एक तरह से होती है, और दूसरे जो होते हैं जो हमारे जो से पेड़ पौधों से मिलते हैं, जैसे पादप रेशियो जैसे बोलते हैं, जैसे कि कपास, जूट, इन सब के बारे में आपको पढ़ाया था। लेकिन जंतव रेशियो हम जो है 7th क्लास में पढ़ते हैं। तो आज जो है 7th क्लास का आपका 3rd और 4th चैप्टर, जबकि लास्ट वीडियो में आपको 1st और 2nd चैप्टर मैंने कंप्लीट कराया था। तो जंतव रेशियो में अगर सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो आता है ऊन। देखिए, ऊन हमें मिलती है कहाँ से है। ऊन हमें भेड़ से मिलती है। याक बेसिकली तिब्बत और लद्दाख के एरिया में पाए जाते हैं, तो याक से भी हमें ऊन प्राप्त होती है। साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट अंगोरा नस्ल की बकरी से भी ऊन हमें प्राप्त होती है। इसे भी याद रखिएगा। किस नस्ल की बकरियाँ? जो अंगोरा नस्ल की बकरियाँ होती हैं, इनसे भी हमें जो ऊन प्राप्त होती है। और अंगोरा नस्ल की बकरियों की ऊन से ही पश्मीना शॉल बनाई जाती है, जो कि वर्ल्ड फेमस है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। और जो पश्मीना शॉल होती है बेसिकली लद्दाख और जम्मू कश्मीर एरिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब देखिए, ये तो आपने नॉर्मली आप जानते होंगे, लेकिन आपको ये हो सकता है ना पता हो कि ऊन जो है ऊँट के बालों से भी बनाई जाती है। इसके अलावा साउथ अमेरिका में लामा और एल्पका नाम के 2 जानवर होते हैं, ऊँट और भेड़ की तरह ही होते हैं, तो उनसे भी ऊन बनाई जाती है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि सबसे अच्छी जो ऊन होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड में जो ऊन होती है वो बहुत ही बेस्ट पाई जाती है। आपको मैं इसके फिगर दिखा देती हूँ कि आखिर ये दिखते कैसे हैं। आप ऊँट को तो जानते ही होंगे, बकरी को, भेड़ों को तो आप नॉर्मली जानते होंगे। आप याक देख सकते हैं, याक में भी बहुत ही मजबूत रेशियो होती है। लेकिन इस टाइप के जो कपड़े जहाँ बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है वहाँ के लोग ही इस टाइप के कपड़े प्रयोग करते हैं। ये थोड़े ज़्यादा हार्ड होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते, सॉफ्ट ऊन नहीं बनती इनकी। फिर अगर देखिए, आपको दिख रहे होंगे लामा और एल्पका। जो लामा और एल्पका है बेसिकली ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं, याद रखिएगा, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, जिससे हमें ऊन प्राप्त होती है। अब हम इसके आगे का टॉपिक देखते हैं। देखिए, आपने ये चीज़ तो समझ लिया। अब हम देखें, जो हमारे भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। ये जो भेड़ों का पालन किया जाता है तो उसमें जो प्रजनन होता है वो वर्णात्मक प्रजनन होता है, इसे आप याद रखिएगा। तो क्या है वर्णात्मक प्रजनन का मतलब है कि हम जो अच्छी किस्म के जो अच्छी नस्ल की जो भेड़ें होती हैं उनका प्रजनन करवाते हैं, जिससे क्या होता है ताकि जो हमारे ऊन का जो उत्पादन है वो बढ़ सके और अच्छी किस्म की ऊन हमें प्राप्त हो सके। अब देखिए, जो ऊन की छटाई करने वाले जो लोग होते हैं उनको क्या होता है, कभी कभी सोर्टिस नाम का रोग हो जाता है। उसका कारण ये होता है कि जब ऊन की छटाई की जाती है तो उसे बहुत ही महीन ऊन के रेशे जो होते हैं वो हमारी सांस के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और ऐसा होने पर क्या होता है, जो रेशे में होता है एंथ्रेक्स नाम का जीवाणु, ये एंथ्रेक्स नाम का जीवाणु जो है शरीर में शॉर्टिस नाम का रोग उत्पन्न कर देता है। तो इसे आपको याद रखना है कि ऊन की छटाई करने में जो लोग लगे रहते हैं उनमें क्या होता है, कभी कभी सॉर्टस नाम का रोग हो जाता है, जिसका कारण जो है एंथ्रेक्स नाम का जीवाणु है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, ऊन बनने का भी एक अपना क्रम है कि सबसे पहला काम तो ये कि हम भेड़ों से ऊन को निकालें, उनकी जो कटाई करें। तो याद रखिएगा, जब गर्मी का मौसम होता है तो उस टाइम पर हम भेड़ों की ऊन जो होते हैं उनके शरीर से बाहर करते हैं। और ये बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस जैसे कि आपका कह सकते हैं शेविंग का प्रोसेस होता है, आपके जो हेयर्स निकाल दिए जाते हैं, सेम यहाँ पर वही प्रोसेस होता है, यानी उनको कोई पेन नहीं होता है। और ये गर्मी में इसलिए निकाले जाते हैं क्योंकि सर्दियों में उनको खुद अपनी सर्दियों से बचने के लिए ज़रूरी होती है उनकी जो बाहर के परत है, इसलिए गर्मी में हम जो है उनको उनके शरीर से बाहर करते हैं।
सबसे पहला हमारा प्रोसेस ये होता है कि बालों की कटाई का। सबसे पहले बालों की कटाई करते हैं, फिर हम उन बालों को क्या करते हैं, बहुत ही बड़े टैंक में विशेष प्रकार के जो वॉशिंग पाउडर आप कह सकते हैं, विशेष प्रकार की चीज़ों से अभिमार्जित करते हैं। नहीं, दूसरा हमारा पॉइंट होता है, स्टेप होता है अभिमार्जन का। अभिमार्जन का मतलब है चिकनाई, धूल, मिट्टी, जो भी सब कुछ है उसको उनसे जो रेशों से बाहर कर देते हैं, यानी कि बालों से बाहर करते हैं। फिर तीसरा स्टेप होता है हमारा छटाई का। अब उन रेशों से क्या, यानी रेशो नहीं अभी कहेंगे, अभी हमारे सिर्फ वो बाल हैं, तो बालों की कहते हैं छटाई होती है। जैसे कि जो मिट्टी तो अलग हो ही चुकी थी, जो कहीं पे अगर कुछ गांठें वगैरह हो चुकी तो उनको हटा देते हैं, और जो अच्छी किस्म के दिख रहा है, जो सीधा है, उनको हम निकाल लेते हैं। बाकी चीज़ें जो है हटा देने को छटाई कर देते हैं। अब क्या होता है, जो छटने वाली जो बाकी बचे जो काम होता है उनको हम कहते हैं सुखाते हैं। छटाई के बाद सुखाने का काम होता है। सुखाने के बाद भी जब वो जो सीखते रेशे होते हैं वो सूख जाते हैं, फिर हम उनमें करते हैं रंगाई का काम। हमें जिस कलर की ऊन बनानी है वो उस कलर में उनको डुबो देते हैं, उनका रंगाई का काम स्टार्ट होता है। और लास्ट में हमारा काम होता है रीलिंग का। रीलिंग का मतलब होता है कि रेशों को सुलझाकर धागा बनाना। अब देखिए रेशों में हमारे सूख भी गए, इनमें रंगाई वगैरह हो गई, सब तैयार हो गया। अब बस हमें रेशों को सुलझाना है, एक नॉर्मल उन्हें धागे में एक कह सकते हैं रोल बनाकर उन्हें रोलिंग कर देना है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, इस प्रक्रिया को रीलिंग बोला जाता है, जो कि हमारा अंतिम चरण होता है। तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। लास्ट क्या होता है, लास्ट होता है रीलिंग। रीलिंग का मतलब क्या होता है, रेशों को सुलझाकर धागा बनाना। आइए अब जब हम रेशम पढ़ेंगे, रेशम में भी लास्ट का जो प्रोसेस है वो रीलिंग ही होगा। जैसे हमें रेशों को थोड़ा सीधा कर देंगे, उनको सुलझा देंगे और धागा का रूप, अंतिम रूप दे देंगे। तो आपने उनके बनने की प्रक्रिया देख ली। अब इसे हम बाई फिगर भी देख लेते हैं कि कैसा बनाया जाए। देखिए आपको फिगर में दिख रहा होगा, सबसे पहले भेड़ की ऊन उतारी गई, देन क्या किया गया, टंकियों में मार्जन किया गया, उनकी धुलाई की गई, सफाई की गई। फिर हमने अब वर्तमान में मशीनों द्वारा मार्जन किया जाने लगा है। इसके बाद क्या था, ऊन का धागा बनाया जाता है, सुखाने वगैरह का थोड़ा सा वर्तमान में ये प्रक्रिया ज़्यादा कामगार है। लेकिन पहले क्या होता था, हर काम जो होता है आदमी कर रहे हैं, सारा टैंक में खुद ही सफाई कर रहे हैं, तो वो काम जो होता है काफ़ी समय लगता था, काफ़ी श्रम भी लगता था, और जो होता है लोगों को फ़ायदा की जगह मेहनत ज़्यादा लग जाती थी, है ना। तो अब बढ़ते हैं आगे चीज़ें। अब देखिए हमने ये तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं दूसरा रेशम, जो कि हमारा है रेशम। रेशम जो आप सभी जानते हैं बहुत ही महंगा पाया जाता है, और बेसिकली साड़ी वगैरह रेशम की आती है, आप सभी लोग जानते हैं। तो जो रेशम कहाँ से मिलती है, तो याद रखिएगा, रेशम जो है रेशम के कीड़े होते हैं, यानी कीट से मिलती है। और रेशम के कीड़ों को पालने का, ये कह सकते हैं रेशम पालन या रेशम कीट के पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। आप इसे भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका पॉइंट है। सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम पालन, याद रखिएगा इस चीज़ को, रेशम कीट के पालन को रेशम जो सेरीकल्चर कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें रेशम की बनने की क्या प्रक्रिया होती है, रेशम बनता कैसे है, ठीक है। अब देखो इसके जैसे कि आपने अभी भेड़ों के बारे में, तो उनके तो बाल होते हैं, कटाई छटाई ये सब चीज़ काम होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर रेशम कैसे बनती है, तो उसका ये प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले क्या होता है, जो मादा रेशम कीट जो होती है वो अंडे देती है। और ये अंडे कहाँ देती है, याद रखिएगा, जो शहतूत की पत्तियाँ होती हैं, शहतूत की पत्तियों में ये बेसिकली अंडा देती हैं। अंडा देने के बाद क्या होता है, उस अंडे से लार्वा निकलता है। ये बहुत ही छोटा सा जीव होता है जिसे लार्वा बोलते हैं, और इस लार्वा को कभी कभी हम कैटरपिलर भी बोलते हैं या फिर इल्ली भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। क्या करते हैं, सबसे पहले मादा रेशम कीट से अंडा निकलता है, अंडे से लार्वा निकलता है, और लार्वा के बाद में वो जब धीरे धीरे वो लार्वा जो महीन सा हमारा जीव है वो एक थोड़ा सा बड़ा जीव बनना प्रारंभ कर देता है, और इस अवस्था को कहते हैं प्यूपा, ठीक है। आप याद रखिएगा ये क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लार्वा के बाद बनता है प्यूपा। और प्यूपा जो होता है एक छोटा सा कीड़ा होता है, फिर वो क्या करता है, अपने शरीर के चारों ओर जो होता है प्रोटीन का, इसे याद रखिएगा, प्रोटीन या फाइबर आप कह सकते हैं, प्रोटीन का अपने ऊपर आवरण या कह सकते हैं विशेष प्रकार का चमकीला स्टील जैसा धागा जो होता है अपने चारों ओर मतलब बढ़ाने लगता है, और एक तरह से वो कहता है अपने चारों ओर आवरण बना लेता है, और उसी के अंदर वो रहता है। लेकिन क्या होता है, जब ऐसे रहते रहते कि एक ऐसी अवस्था आती है कि वो जो कीड़ा होता है वो उसी अपने आवरण के अंदर ही रह जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है, तब फाइनली हमारा बनता है कोकून। तो याद रखिएगा, जो अंतिम अवस्था होगी रेशम बनने की, या कह सकते हैं उस कीड़े की जो अंतिम अवस्था होगी वो होगी कोकून। और इसी कोकून से क्या होता है, रेशम जो होती है वो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त करते हैं। तो ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि रेशम कहाँ से प्राप्त होती है या रेशम कीट की किस अवस्था से प्राप्त की जाती है। तो याद रखिएगा, कोकून से जो है रेशम जो है प्राप्त की जाती है। अब क्या होता है, अंदर जो कीड़ा होता है वो अंदर ही रहता है, लेकिन इसकी कंडीशन ये होती है
कि अगर कीड़ा उसके अंदर ही रहता है और तब अगर हम उस कोकून को जो हमारा बन चुका है, उस आवरण को अगर हम गर्म पानी में डाल दें तो सबसे बेस्ट जो होती है रेशम निकलती है। लेकिन अगर वो जो कीड़ा है वो बाहर निकल गया अपने कोकून जो बनाए गए आवरण से, जो उसका घर भी होता है, उसकी पूरी ज़िंदगी होती है, उससे अगर वो बाहर निकल गया तो रेशम की जो गुणवत्ता है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए वो लोग क्या कोशिश करते हैं कि वो जो कीड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा सहतूत की पत्तियों में रहते हैं, तो सहतूत की पत्तियाँ खा खा के बहुत मोटे हो जाते हैं और मोटे हो कितना हो जाता है कि अंदर ही अंदर बनाते हैं, बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाती है उनके अंदर और वो कीड़े जो बाहर नहीं निकल पाते हैं, और ताकि ज़्यादा से बड़ा आवरण बन सके ये वो कोशिश करते हैं। तो फाइनली जो हमारा रेशम तैयार हो जाता है, फाइनल जो इसकी कंडीशन होती है। तो आपने इसको समझ लिया कि रेशम आखिर हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम आगे। देखिए अभी हमने जो ऊन के बारे में पढ़ा था, तो ऊन के हम कुछ किस्मों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए ऊन की किस्मों की अगर बातों में बात करें तो सबसे एक है ऊन होती लोही नाम की। ठीक है, ये नस्ल का प्रकार है, ये भेड़ों की नस्ल की बात हो रही है। तो जो लोही नस्ल की भेड़ें होती हैं ये सबसे अच्छी भारत में जो है अच्छी गुणवत्ता की ऊन पाई जाती है, जो कि ये जो भेड़ें होती हैं ये राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। आपको इसे याद रखना है। सेकंड हमारी आती है रामपुर बुशायर। देखिए रामपुर बुशायर नाम की जो भेड़ें होती हैं, नस्ल की भेड़ें होती हैं, इनसे भूरी ऊन मिलती है और ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। तीसरी बात होती है हमारी नाली की। देखिए नाली जो है ये हमारे गलीचे की ऊन होती है, जो कि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। और बखरवाली बहुत ही फेमस है। जो बखरवाल जो ऊन होती है, नस्ल की जो भेड़ें होती है, ये ऊनी शालों के लिए फेमस है, जो कि जम्मू कश्मीर में होती है। ये आपको यहाँ पे आपको सारे याद नहीं रखना है, लेकिन आपको बखरवाल नस्ल की भेड़ों के बारे में याद रखना है, जो कि ऊनी शालों के लिए बहुत ही फेमस है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। साथ ही अंगोला जो बकरियाँ थी ये भी आपके जम्मू कश्मीर पाई थी, जिससे पश्मीना शॉल बनती है। तो आपको इसे याद रखना है। इसके अलावा दो तो आप आसानी से याद रख सकते हैं, मारवाड़ी और पाटनवाड़ी, दोनों ही गुजरात में पाई जाती हैं। पाटनवाड़ी से होजरी के कपड़े बनते हैं और मारवाड़ी से मोटी जो ऊन के कपड़े बनते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आप नहीं समझ में आता आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे सेव कर लीजिए। आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो को ज़रूर मिल जाएगा, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए आप लोग भी देख रहे होंगे, मैं आपको एक भी मिनट आपका वेस्ट नहीं कर रही हूँ। आपको जब से मैंने वीडियो स्टार्ट किया तब से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कंटिन्यू दे रही है। तो आपको ये फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। देखिए रेशम कीट का भी हमने जो पूरी प्रक्रिया था, आप इसे बाय फिगर भी देख सकते हैं कि आपको समझा देती हूँ। ये नर हमारी जो रेशम का कीट है ये मादा कीट है, और दोनों की प्रजनन के पश्चात क्या होता है कि सहतूत में जो होती मादा कीट जो होती है सहतूत के पत्ती पर अपने अंडे देती है। देन क्या होता है, इस अंडे से लार्वा निकलता है और लार्वा से धीरे धीरे ये जो रेशम कीट है, इसे कैटरपिलर भी बोलते हैं, ये बन जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, यही जो लार्वा, यही जो कैटरपिलर है अपने चारों ओर एक प्रक्रिया एक चीज़ बनाता है या अपने आवरण बनाता है, जिसे कोकून कहते हैं। इसके अंदर ही इस प्रक्रिया के अंदर ये जो हमारा दिख रहा है आपको, ये जीव भी होता है, पूरा अंदर रहता है और अंदर ही इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन कभी कभी ये होता है इसके बाहर भी निकल आता है। ठीक है, आपने समझ लिया। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए रेशम के अगर किस्मों की बात की, जिसकी भी हमने ऊन की किस्में पढ़ी, अलग अलग जगह पे कैसे पाई जाती है, साउथ अमेरिका में अल्पिका, लाइपर, ये सब पाए जाते हैं। तब रेशम की भी कई सारी किस्में होती हैं। रेशम की किस्मों की अगर बात करें तो टसर, मूंगा, कोसा, इरी या फिर एरी के जो रेशम होती है साड़ी और सहतूत रेशम, ये बेसिकली होते हैं। भारत में जो फेमस आपके अगर आप देखें तो सहतूत रेशम बहुत ही प्रचलित होती है, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं पाई जाती है या आसान होती है, सामान्य तरह की रेशम होती है। तो इसे आप याद रखिएगा। कौन कौन सी इसकी प्रजातियाँ रेशम की, टसर, मूंगा, कोसा, इरी या फिर अरी या फिर सहतूत रेशम होती है। अब रेशम उत्पादन में बात करें, आप सभी को पता होगा कि चाइना जो है नंबर 1 पर है रेशम के उत्पादन में, जबकि भारत जो है नंबर 2 पर है। तो आपको इसे भी याद रखना है। ठीक है, रेशम के उत्पादन में। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऊन में मैंने रीलिंग के बारे में समझाया था, तो वैसे ही रेशम की रीलिंग के बारे में भी होता है। रेशम की रीलिंग का मतलब क्या है, कोकून जो हमारा बन जाता है, उस कोकून से रेशम निकालकर धागा बनाने की जो हमारी प्रक्रिया है, तो वो क्या कहलाती है, रेशम की रीलिंग कहलाती है। अब इसे याद रखिएगा। ठीक है, आपने रीलिंग का मतलब समझ लिया। रीलिंग जो होती है अंतिम प्रक्रिया, यानी कि जिससे हमारा धागा बन जाए।
अब देखिए भेड़ों की संख्या के बारे में बात करें, आपने रेशम उत्पादन के बारे में तो समझ लिया कि चाइना नंबर फर्स्ट और भारत नंबर सेकंड पर, लेकिन भेड़ों की संख्या में अगर देखें तो चाइना नंबर फर्स्ट पर है, यानी रेशम उत्पादन में भी और भेड़ों की संख्या दोनों में चाइना नंबर फर्स्ट पर है। लेकिन सेकंड यानी भेड़ों की संख्या में ऑस्ट्रेलिया नंबर सेकंड पर हो जाता है और देन भारत हमारा आता है, जबकि रेशम उत्पादन में चाइना नंबर फर्स्ट और भारत हो जाता है। यानी ये हो सकता है भेड़ों के जो वहाँ पे इतने ज़्यादा उत्पादन ना किया जाता हो, उनको इतनी ज़रूरत ना पड़ती हो, और कई बार क्या होता है जो भेड़ों को लोग ऐसा अपना भोजन के रूप में भी अपना यूज़ करते हैं, लैम्ब को खाते भी हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। एक नोट आपको याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि सबसे अच्छी ऊन जो होती है न्यूजीलैंड की भेड़ों से प्राप्त होती है, तो इसे भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको मैं इसके पहले भी आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ। ठीक है, ये हमारा हो जाता है चैप्टर 3 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ। और देखिए आप में से जितने भी लोगों ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप लोग ज़रूर देख लीजिए। आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा कि मैंने एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट मैंने यहाँ पे मिस नहीं किया है, क्योंकि मैं खुद ही मैंने जब अपनी प्रिपरेशन करी थी तो मैंने सारी बुक्स पढ़ी थी, तब मैंने नोट्स प्रिपेयर नहीं करे थे। मैंने सिर्फ बुक्स पढ़ी थी, उसमें भी अपना जो टिक वगैरह लगा के हाईलाइट करके याद किया था। लेकिन इस बार क्या था, मुझे आप लोगों को प्रोवाइड करना था, तो मैंने खुद दोबारा से बुक्स सारी पढ़ी हैं, सारे नोट्स से प्रॉपर बनाए हैं और आपको सामने ये सब चीज़ें प्रेजेंट कर रही हूँ। साथ ही एक्स्ट्रा नॉलेज जो भी होती है मैं भी वो आपको साथ में बताती चलती हूँ। तो आप बिल्कुल चैनल साथ बने रहिए, और पुराने वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर 4 को। देखिए चैप्टर 4 में जो है हमारा तापमान या ऊष्मा जो हमारा टॉपिक है इससे रिलेटेड है। देखिए थर्मामीटर आप सभी जानते होंगे, लेकिन थर्मामीटर में भी क्या है, दो तरह के थर्मामीटर देखने को मिलते हैं। एक होता है डॉक्टरी, जिससे हम लोग बहुत ही जानते हैं, हम लोग अक्सर जब फीवर आ जाता है तो हम चेक करते हैं या चेक करवाने जाते हैं डॉक्टर के पास में। और दूसरा होता है प्रयोगशाला वाला थर्मामीटर। अब दोनों में अंतर क्या है इसे हम समझ लेते हैं। देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है ये बेसिकली डिग्री सेल्सियस होता है, आप सभी को पता है। तो ये लेकिन इसकी जो होती है एक हमारा परिसर, एक पैमाना है कि मतलब ये इतने से इतने तक का जो टेम्परेचर को ही माप सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर की अगर बात करें तो डॉक्टरी थर्मामीटर में जो है ये 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर यानी तापमान को माप पाता है। तो इसे याद रखिए कब कहाँ से कहाँ तक, 35 से नीचे नहीं माप सकता और 42 से ऊपर नहीं माप सकता है। यानी 35 से लेकर 42 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को डॉक्टरी थर्मामीटर जो हमारा माप लेता है, जिसे हमें पारा थर्मामीटर भी कहते हैं, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं और जिसमें पारा यूज़ किया जाता है ऐसा टेम्परेचर को मापने के लिए। ठीक है, लेकिन जो हमारा प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है, प्रयोगशाला थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ये बहुत ही मिनिमम यानी 10 डिग्री सेल्सियस लेकर हाई टेम्परेचर यानी 110 डिग्री सेल्सियस तक का माप सकता है। तो आपको इन दोनों की जो रेंज है याद रखनी है। और साथ ही अगर आप बात करें मानव शरीर के सामान्य तापमान की, तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है याद रखिएगा, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। जबकि अगर यही वैल्यू आपकी फ़ारेनहाइट में देखिए तो फ़ारेनहाइट में ये वैल्यू 98.6 डिग्री होती है फ़ारेनहाइट में। याद रखिएगा, दोनों आपको याद रखने, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि फ़ारेनहाइट में देखिए तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। आपको ये पॉइंट याद रखना ही रखना है। और आप में से अगर जो लोग नोट्स बनाए तो ज़रूर मेरी अक्सर नॉलेज के नोट करते रहेंगे, वो बेस्ट तरीका होता है आपको। देखिए आप क्या वीडियो पढ़ लेंगे, आप इसके PDF पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप खुद अपने प्रॉपर नोट्स बनाते हैं तो क्या होता है, एक बार आप मेरी आवाज़ सुन भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं और साथ ही तीसरा चीज़ क्या है, आप नोट भी कर रहे हैं। तो आपको क्या है इसी टाइम पर यानी वीडियो देखते देखते आप नोट भी करते जाएंगे, तो आपको 80 to 90% तैयार होने वाला है। और इन फ्यूचर आप क्या करेंगे, जब भी आपका मन करेगा दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपको जो बाकी का 10% है वो भी आपको रिवाइज यानी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए ऊष्मा के स्थानांतरण के बाद, स्थानांतरण का मतलब होता है कि ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। अब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जाती कब है, तो वो तभी जाती जब एक जगह का तापमान यानी दो जगह का तापमान बराबर ना हो, यानी कि एक जगह कम हो और एक जगह ज़्यादा हो, तभी ऊष्मा जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और ऊष्मा जाएगी तभी, हमेशा ऊष्मा जो होती है उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर जाती है, यानी जो ऊष्मा होगी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ जाती है। तो इसे भी
ये आपको याद रखना है, ठीक है, इसे याद रखेंगे आप। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि यानी ऊष्मा के चलने की विधियाँ भी अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। अगर आप देखिए विधियों की बात करें तो ऊष्मा स्थानांतरण की बेसिकली 3 विधियाँ होती हैं, चालन, संवहन और विकिरण। चालन की अगर बात करें तो जितनी हमारी ठोस यानी सॉलिड चीज़ें होती हैं उनमें चालन द्वारा संवहन होता है। मैं आपको सारे एग्जाम्पल से समझा देती हूँ, आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए चालन यानी ठोस का मतलब जैसे कि अगर आप एक चम्मच ले लें, आप चम्मच की जो आगे का हिस्सा होता है जिसे हम खाते हैं अपने मुँह पर डालते हैं, तो अगर आप उसे गर्म करते हैं तो आपको थोड़ी देर में क्या होगा, आपको जहाँ से आप पकड़े हुए हैं अपने हाथ में, यानी कि आपको फिगर दिखा देते हैं, ये हमारी चम्मच है मान लीजिए, तो अगर यहाँ पर हमारी आग जल रही हुई है तो और यहाँ से आप इसे पकड़े हुए हैं, तो यहाँ जो धीरे धीरे क्या होगा, आपको यहाँ पर भी गर्म महसूस होने लगेगी, यानी जो टेम्परेचर था वो धीरे धीरे यहाँ तरफ जा रहा है। तो इससे क्या चालन हो रहा है हमारा जो ऊष्मा का, तो इसे क्या बोलते हैं, हमें चालन बोला जाता है, जो कि हमारा सिर्फ और सिर्फ ठोस में होगा। तो आपको याद क्या रखना है कि चालन जो होता है सिर्फ और सिर्फ ठोसों में होता है। अब दूसरी विधि होती है संवहन। संवहन जो होती है द्रव और गैस यानी जो भी लिक्विड चीज़, जैसे आप पानी गर्म करते हैं, आपने मान लीजिए भगोना है, इस भगोने पे पानी गर्म किया, तो क्या होता है धीरे धीरे जो नीचे वाला पानी यहाँ पर गर्म होगा, फिर गर्म धीरे 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 ऊपर वाला भी ठंडा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, इसीलिए पूरा पानी गर्म हो जाएगा। तो ये क्या है, संवहन। इसी तरह से गैसों में भी होता है जो संवहन, जैसे कि वायु हो गई, वायु में जो वायु गर्म और ठंडी भी होती है, तो ये सारी चीज़ें जो कि वहाँ पर संवहन से ही होती हैं। तीसरा हमारा है विकिरण, जिसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसका एग्जाम्पल है जैसे सूर्य है, सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा है, और ये हमारी पृथ्वी है, सूर्य से जो ऊष्मा आती है हमारी पृथ्वी अवशोषित करती है। तो यहाँ पे बीच में कोई माध्यम तो था नहीं जो उसे लेकर है, जैसे कि चालन में तो पूरी ये चम्मच जुड़ी हुई थी, पानी में भी मैं जुड़ा हुआ था, लेकिन अगर सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य से पृथ्वी तक आने में कोई माध्यम नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी पृथ्वी गर्म होती है ना सूर्य की अपने ऊष्मा से, तो वहाँ पर क्या होता है, विकिरण होता है, यानी विकिरण विधि द्वारा हमारे ये ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो आपको यहाँ पर चालन, संवहन और विकिरण की तीनों एग्जाम्पल अगर आपको याद रहेंगे तो आप हमेशा इसको समझ पाएंगे कि चालन आपको चम्मच से याद रखना है, संवहन आपको पानी गर्म करने से याद रखना, और विकिरण आपको हमारी पृथ्वी का सूर्य की ऊष्मा से गर्म हो जाने से याद रखना है। चालन जो है ठोसों में होता है, संवहन द्रव और गैसों में होता है, जबकि विकिरण के लिए हमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आपने उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आता है, तो आपको ध्यान से समझना है। अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा हो तो आप वीडियो पूरा कंप्लीट कर लीजिए, दोबारा इस वीडियो को प्ले कर लीजिए, अभी नहीं तो आप कल वीडियो को दोबारा देख लीजिए, सुबह देख लीजिए, तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। देखिए ऊष्मा के क्या होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा के सुचालक होते हैं और कुछ होते हैं ऊष्मा के कुचालक। सुचालक का मतलब होता है जिससे ऊष्मा आसानी से स्थानांतरित हो सके, यानी इसमें बहुत ज़्यादा मशक्कत की ज़रूरत ना हो। जैसे कि हमारा जो लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा, ये जो धातुएं होती हैं इनमें ऊष्मा बहुत ही जल्दी मतलब चालू हो जाती है, आप रख दीजिए तुरंत जल्दी गर्म होने लगती हैं धातुएं। लेकिन जो प्लास्टिक है, लकड़ी है, ये सब जो होती है ऊष्मा के कुचालक होते हैं। लेकिन आप लोग कहेंगे ये तो रख दो जलने लगती है, हम यहाँ पर ऊष्मा के स्थानांतरण की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसी वस्तु को जलाने की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आप कैसे हैं, इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, जलाने की बात नहीं कर रहे हैं और यहाँ ऊष्मा भी गर्म भी हो जाए वो वस्तु और जले भी ना। तो यहाँ मतलब ये है कि आपने एक एग्जांपल आपको मैं देती हूँ, आपने थर्मोफ्लास्क, जैसे कि हमारे अब जैसे कई सारी मिल्टन की बॉटल्स आती हैं जो कि 24 घंटे तक जो होती है अंदर की जो भी चीज़ें हैं वो उन्हें गर्म रखती हैं। उसका कारण क्या होता है, उसके कारण जो होता है उसकी एक परत स्टील, जो स्टील की 2 परतों के बीच में क्या होता है प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है कि बाहर की जो गर्म जो हवा चीज़ है या ठंडी चीज़ है वो अंदर नहीं जा पाती और अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती। इससे क्या होता है अंदर का जो टेम्परेचर वो अंदर ही रहता है, बाहर जो भी वो बाहर ही रहेगा। तो इससे अंदर की जो भी चीज़ है उसमें कोई अंतर नहीं होता, ना तो वो ठंडा होता है ना तो वो गर्म हो पाता है। जैसे हमने जिस अवस्था में जो चीज़ अंदर डाली थी वो वैसे ही रहती है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो थर्मोफ्लास्क जो होता है वो ऊष्मा के कुचालक यानी वहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। अब एक ऐसे प्रोसेस आपको वायु का आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप क्या करें सर्दियों में एक स्वेटर पहन लें, मोटा सा स्वेटर पहन लें, देखिए आपकी सर्दी नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप क्या करें 2 पतले पतले स्वेटर पहन लें तो आपकी आपको सर्दी कम लगेगी। उसका कारण ये है कि दोनों स्वेटरों के बीच में क्या होता है कि वायु की परत बन जाती है और वायु जो होती है ऊष्मा की कुचालक, तो उससे क्या होती है ऊष्मा को अंदर से बाहर नहीं आने देती, यानी अंदर की ऊष्मा अंदर ही रहती है हमारे और बाहर वाली ऊष्मा बाहर ही रहती है।
तो वहाँ पर क्या होता है ऊष्मा का, तो इस तरह से आपको देखा होगा, ये ऊष्मा के कुछ अलग एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसी तरह से लकड़ी और जल भी हमारे हो जाते हैं इसका काम, ठीक है। आपको याद रखना है कि कौन कौन से ऊष्मा के कुचालक है, प्लास्टिक, लकड़ी, वायु और जल, ये ऊष्मा के कुचालक होंगे। जबकि विभिन्न धातुएं यानी कि लगभग आपकी जो धातुएं वो ऊष्मा की सुचालक ही होती है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। साथ ही आप ये जानते होंगे कि गर्मियों में क्या है, सफ़ेद रंग के या हल्के रंग के कपड़े हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जब वही सर्दियों में हम लोग गहरे और काले रंग के कपड़े ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसका कारण ये है कि जो हमारे हल्के रंग के कपड़े होते हैं ये ऊष्मा को क्या होते हैं, परावर्तित करते हैं। यानी कि सूर्य से ऊष्मा आ रही है तो हमारे क्या ऊष्मा रिफ्लेक्ट हो जाती है, और हम लोग बहुत ऐसा नहीं कि पूरी रिफ्लेक्ट कर देते हैं तो हमें तो फिर गर्मी ही नहीं लगेगी, हम कुछ अवशोषित करते हैं लेकिन ज़्यादा मात्रा तक वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो हमें थोड़ी गर्मी कम महसूस होती है। जबकि सर्दियों में क्या होता है, गहरे और काले रंग कपड़े होते हैं, ये ऊष्मा को अवशोषित करने का काम करते हैं, तो अवशोषित करते हैं, जिससे थोड़ी हमें सर्दी कम लगती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो सिर्फ हमारे जो 2 चैप्टर से मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। आपको दिख रहा होगा चैप्टर नंबर 5, ये आपको सेकंड वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी, या नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट कराऊंगी, तो जिसमें अम्ल क्षार वगैरह और आगे के टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, आपको आज की मेहनत मेरी पसंद आई होगी। आप सभी जानते हैं कि मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल है, तो मैं आपको उतना वीडियो प्रॉपरली नहीं दे पा रही हूँ, तो उसके लिए बहुत सॉरी। लेकिन अपने तक मैं कोशिश करी कि मैं आपको जितना मैं कर सकती हूँ आपके लिए कर दूँ। तो आपका ये बनता है कि आप भी मेरे लिए थोड़ा सा कुछ कर दिया करिए। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको उसके लिए बहुत ही थैंक यू। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरे शेयर कर दीजिए, अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा, और हंसते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।